गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा नया पाठ है पाठ 14 लोकगीत। लोकगीत बेटा उनको कहते हैं जो अपने समाज में खुशियों के मौके पर गीत गाए जाते हैं। हर समाज के अपने अपने तरीके के अलग अलग तरीके के होते हैं, हर भाषा के अपने अपने लोग होते हैं, तो वो लोकगीत कहलाते हैं। वो शादी ब्याह के टाइम पे गाए जाते हैं, बच्चे के पैदा होने की खुशियों गाए जाते हैं, कोई त्यौहार होता है उसकी खुशी में गाए जाते हैं। तो और इतने सारे त्यौहार आते हैं तो नदियों के किनारे सावन के झूले पड़ते हैं, तो उस टाइम आपने सुना होगा कि औरतें बहुत सारे गाना गाती हैं, तो वो सब लोकगीत कहलाते हैं। हर भाषा के हर क्षेत्र के अपने अलग अलग लोकगीत होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं लेसन को। लोकगीत अपनी लोच ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोच माने होता है लचीलापन, मतलब किसी भी तरह के गाने से इसकी कोई पर्टिकुलर एक लय, एक कोई तान ऐसी नहीं होती है कि इसको इसमें गाना है। और ताजगी मतलब नयापन महसूस होता है। लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत, लोकप्रियता माने फेमस, लोगों के बीच में जो प्रिय होते हैं, लोगों को जो अच्छे लगते हैं, वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। लोकप्रियता माने इनकी अपनी पहचान अलग है। शास्त्रीय संगीत गाते हैं जो आपने कहा होगा अलग अलग वादनों पे लोग गाना गाते हैं, वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। लेकिन उससे ये हमारे जो लोकगीत हैं ये भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, यानी ये लोगों के द्वारा गाए जाने, इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा गायक नहीं होता कि वो हमारे लोकगीतों को गाएगा। ये लोगों को जनता के खुद के गाने होते हैं, इसलिए घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो लोकगीत होते हैं इनके कोई विशेष लिखने वाले, इसके कोई विशेष गायक नहीं होते हैं और ना कोई रचने वाले होते हैं। इनको जो लिखा होता है गांव के लोगों ने ही लिखा होता है, और महिलाएं भी इसमें भागीदार होती हैं। और ये बिना बाजे की मदद के भी गाए जाते हैं और हल्के ढोलक की थाप पे भी गाए जाते। इसके लिए बहुत ज़्यादा रियाज करने की, साधना मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, तो कह रहे हे माने कम समझा जाता था। शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और इसको कम। एक समय ऐसा भी था। और लोगों के बीच में जो है अभी हाल तक कुछ समय पहले था कि इनकी बड़ी उपेक्षा ही, मतलब इनको ज़्यादा महत्व ना देना, जो इसको गाते थे उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू ना देना, उनकी उपेक्षा की जाती, अनदेखा किया जाता था उसको। पर इधर कुछ टाइम से साधारण जनता, लेकिन कुछ समय से, अब कुछ टाइम से ही साधारण लोग भी इसकी तरफ ध्यान देने लगे हैं, नज़र फिरी है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इसी प्रकार के अनेक संग्रह अब प्रकाशित भी हो गए हैं। करें जिनको कुछ समय तक कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन कुछ टाइम से लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया है, तो उन लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू। और कुछ लोग तो एक किसी विशेष जाति या कुछ विविध बोलियों, अलग अलग भाषाओं के जो लोकगीत होते हैं उनको संग्रह भी करने लगे, यानी उनकी प्रकाशित करना माने उनको छापने भी लगे, इकट्ठा करके गांव गांव जाके पता करके। तो हर परिस्थिति में जिस जैसे टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग उनको लिख करके उनकी बुकें भी छापने लगे हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंडखाड़, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। इनमें आज भी जीवन नियम की जकड़ में बंध न सका और नृत्य लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। तो ये कहते हैं कि लोकगीत कई तरीके के होते हैं, अकेले भी गाए जाने वाले होते हैं, समूह में भी गाए जाते हैं। तो इसमें से कई प्रकार, तो ओजस माने बहुत तेज और सजीव माने जिनको लोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितने अच्छे हैं, नयापन लिए बिल्कुल जीवित लगते हैं। और वे होता है हमारे देश के जो आदिवासी लोग होते हैं उनका संगीत, जो ये मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, इस तरह के बहुत लोग, इस जातियों के लोग इसको गाते हैं। और यहाँ पे
अभी भी जो नियम जो है वो प्रकृति के साथ बधा हुआ है, मतलब जो शुरू से हमारी ज़िंदगी चलती है उस तरीके का ही जीवन में व्यतीत करते हैं, भगवान के बहुत करीब होते हैं और इस तरीके से वहाँ नाचते गाते हैं, मिल के झुंड में 20-20, 30-30 औरत आदमी एक साथ गाते हैं और जवाब तलब भी करते हैं। जैसे किसी ने कहा तो उसके जवाब में औरतें आंसर दे के गाने के रूप में करते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियाँ हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है और हम पहाड़ी क्षेत्रों के जो है वो अलग ही गाने होते हैं, गढ़वाल के अलग, किन्नौर के अलग, कांगड़ा के अलग, और उनको हम पहाड़ी गीतों के नाम से जानते हैं। आपने भी अपने आसपास के क्षेत्रों में कुछ इस तरीके के गाने सुने होंगे, लोकगीत सुने होंगे और शादी ब्याह के टाइम भी लोगों को सुना होगा, तो वो हमारे लोकगीत कहलाते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गाँव और देहातों में, इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाल बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल, समधी गीत आदि पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। गांव के अलग अलग जगहों पे सबसे ज़्यादा लोकगीत गांव और देहाती गांव में ही गाए जाते हैं, वहाँ पे इनका संबंध ज़्यादा जनता से रहता है। और नाम दिए हैं केजा, गरी, सब हमारे जो लोकगीतों के हैं और उनकी जगहों पे गाए जाने वाले गीत हैं उनके नाम हो गए। इन देहाती गीतों के रचयिता पूरी कल्पना को इतना मात न देकर अपने गीतों को विशेष रोजमर्रा के बहते जीवन से ले लेते हैं। तो ये कहते हैं कि कोरी कल्पना मतलब खाली कल्पना के आधार पर गाने नहीं बताते हैं कि आसमान में उड़ जाऊं, लेकिन वो हमारे जीवन में जो दिन भर व्यतीत हमारी दिनचर्या होती है वहीं से गीतों को उठाते हैं, उन्हीं को शामिल करते हैं अपने गीतों, उसी से अपने गीतों को बनाते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते, माने मन को छू लेते हैं, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी से, रोज के कामों से वो जुड़े होते हैं, इसलिए वो हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब भी होते हैं, इसलिए वो हमारे बीच लोकप्रिय भी हो जाते हैं। उनके रहते भी साधारण पीलू, सारंग, सावन, सोरठ आदि हैं, उनके जो रंग है सामने ये सब होते हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, यानी देहातों में गाए जाने फेमस गीत हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, इसी कारण ये वह बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं, यानी मन को खुश करने वाले और सब जगह खुशी प्रदान करने वाले और एकदम लोगों के हृदय में उतरने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा बोली के होते हैं जो जिस क्षेत्र का होता है और इसलिए सबके समझ में भी आसानी से आ जाते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इनकी धुन जो होती है वो तो अच्छी होती, साथ में जो इनकी भाषा होती है तो गांव की अपनी होती है, इसलिए लोगों को समझने में भी इसको आसानी होती है और यही इनकी सफलता का कारण भी है। आगे है, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गीत लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बातें रहती हैं, प्रदेशीय प्रेमी की, और उससे करुणा और विरह का रस बरसता है। कहते हैं भोजपुरी में सबसे ज़्यादा जो गाने चलते हैं वो विदेशिया गाने चलते हैं और उससे ज़्यादा वहाँ पे कोई और दूसरे गाने फेमस नहीं हो पाए हैं। और ये गाने जो होते हैं करुण और विरह के रस में, मतलब दयालुता, जैसे प्रेम का कहानी है, जैसे राधा कृष्ण की प्रेम कहानी होती है और किसी को कुछ होता है, तो उस तरीके के गीतों का इसमें आपको आनंद आता है, सुनने को मिलते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुजार देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दली गायन का हार्श हुआ। हार्श माने खत्म हो गया। अब दल माने ग्रुप में गाना, और आदमियों का ग्रुप बनाते हैं और उसमें वो लोग गाने गाते हैं, लेकिन इधर ये बहुत कम हो गया, यानी खत्म ही हो गया है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक ने माना जाता है, मतलब इनका आरंभ करने वाले जगनिक माने जाते हैं, जिनसे आल्हा उदुल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान भी किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपनी भाषाओं में
एक दूसरी तरीके के जो फेमस गाना है वो है आल्हा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले उनको माना जाता है कि जगनिक ने इनको किया होगा, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अपने अपने तरीके से उसमें गीतों में उतारा है और गीतों को हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाते वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं, वो जो गाना गाते हैं वो ढोलक बजा के फिरते हैं एक दूसरे गाँव गाँव में और गाने गाते हैं। इसी की सीमा पर इन गीतों का भी स्थल है। इन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्मावत होते हैं और इनका अपने बोल होते हैं। ये गाने जो लोग इधर उधर घूमते हुए गाते हैं। नट आपने देखो जो रस्सियों पर खेल करते हैं तो वो इसी की धुन पे अपना डांस अपना काम भी करते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की, अनंत माने जिनका कोई अंत ही नहीं है, जो हमारे देश में स्त्रियां गाती हैं उनका कोई अंत है ही नहीं है। तो ये गीत भी लोकगीत पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, सिरजती माने बनाना, बनाती भी मतलब इनका निर्माण भी वही करती समझ लीजिए। वैसे मर्द रचने वाले या गाना वालों की भी कमी नहीं है। मर्द जो गाना बनाते हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकगीत हैं वो सबसे ज़्यादा औरतें ही बनाती भी हैं, औरतें ही गाती भी हैं। क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो स्त्रियों के गाए जाने वाले गीत अन्य देशों की अपेक्षा में बिल्कुल हमारे देश में अलग होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाने के, राह के, विवाह के, मटकाने, जोनियार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से वे गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में कुछ एक है। वैसे तो 12 मासे पुरुष के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। तो हमने कहा कि इंडिया में स्त्रियों के गाए जाने वाले बिल्कुल अलग है, उनका अपना ही महत्व है और इनका प्राचीन काल से वो गाती हैं, मतलब बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जिसको महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ में भी लिखा है स्त्रियों के गाने को। सोहार, बानी, सेहरा आदि उनके कुछ ऐसे नाम हैं जो अनंत काल से चले आ रहे हैं। और वैसे कुछ 12 मासे गाने जिसमें पुरुष भी उनका साथ देते हैं, यानी पुरुषों के साथ स्त्रियों के साथ पुरुष भी गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। ये वाली जो लाइन है यहाँ पर कि पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जा रहे हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने अपने विद्यापति हैं। ये आपका क्वेश्चन भी है, इसको समझिए कि ये कहने कि जो हमारे पूरब की बोलियों के जो गीत हैं वो उसके रचनाकार माने जाते हैं विद्यापति। मैथिल के जो हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं वो विद्यापति उनका नाम है। तो वो तो पूरब की जो गाने ज़्यादातर उनके रचयिता उनको माना जाता है। लेकिन हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जितने भी राज्य हैं, छोटे गांव में, सबके अपने अपने लोकगीत हैं और उनके अपने अपने रचनाकार भी हैं। तो उतने रचनाकारों के नाम नहीं पता, इनके रचयिता खुद को भी नहीं पता जो गाते हैं कि ये गीत शुरू हुआ और किसने इनको लिखा है। तो उनका कहने का मतलब है कि तो विद्यापति रचनाकार एक जगह के हैं, लेकिन हर क्षेत्र अपने अपने विद्यापति भी हैं, शायद उनके नाम किसी को अभी पता भी नहीं है। इसकी मीनिंग ये होती है कि इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश के अपने अपने विद्यापति, सब राज्यों के अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है, मतलब साथ साथ में नाच भी करती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दली गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं।
इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत असंख्य गाने प्रतीक हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे जो गाने हैं, जो गरबा नृत्य है लोक गुजरात का, वो तो इतना फेमस हो गया कि उसको हर राज्य में लोग अपने आप गाने लगे हैं। जो विशेष तरीके का एक पहनावा पहनते हैं लोग, और डांडिया यानी जो लकड़ी से बजाते हैं उसको डांडिया कहते हैं। गरबा और डांडिया फेमस हो चुका है। इसके कुछ गाने तो इतने फेमस हैं हर राज्य के, जैसे भांगड़ा है, तो हम इसको हर कोई करने लग जाता है, हर जगह हर फंक्शन में करने लग जाते हैं। तो लोकगीत अपने अपने राज्य अपने स्टेट के तो अपने होते हैं, और उसका कोई पर्टिकुलर एक धुन भी नहीं होती है कि इसी धुन में गाना है। कहते हैं कि स्त्रियाँ एक धुन में गाती हैं, एक साथ बोलती भी है, बट उनकी जो वॉइस है वो अलग अलग भी होती है, लेकिन फिर वो बुरे नहीं लगते हैं। लेकिन जनरली जो गाने होते हैं, अगर कोई ऐसे गायक है तो उनको अच्छे नहीं लगेंगे हमको कि एक अलग गा रहा है, दूसरा अलग गा रहा है, लय नहीं मिल रही। बट यहाँ पे जो लोकगीत गाए जाते हैं, धुन में स्त्रियाँ गोल में बना के गाती हैं किसी भी अवसर पर, तो उनकी भले टोन एक ना हो, उनकी वॉइस एक साथ ना निकले, कोई धीरे कोई जल्दी बोल रहा है, बट उसके बाद भी बहुत अच्छे सुनाई देते हैं। आपने आसपास देखा होगा। और ये कहते हैं कुछ औरतों को गाने के लिए बुला भी लिया जाता है, जहाँ गाना किसी को नहीं आते हैं तो उनको बुला भी लिया जाता है गाने के लिए इन अवसरों पर। और लास्ट में कह रहे हैं कि गाँव के गीतों का वास्तव में अनंत प्रकार, इसका कोई अंत ही नहीं है। इतने ज़्यादा गाने हैं हमारे देश में और गाँव में कि जिनका कोई अंत नहीं मिल सकता। तो जहाँ जीवन इठला इठला कर लहराता, मतलब जहाँ गांव इतना खुशहाल रहता है, लोग लहराते हैं, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? तो वहाँ आनंद के स्रोत मतलब आनंद ढूंढने की कोई कमी नहीं है। अगर इंसान ढूंढे, इस विशेषकर गांव में छोटे छोटे चीज़ों पर भी वो खुशी ढूंढने का करते हैं। सावन के महीने में झूला तो उसमें गाना, तो वहाँ कहाँ आनंद कमी होगी, वहाँ कहाँ खुशी की कमी होगी? वो उसमें से भी कमी को दूर को कर लेते हैं। वहाँ आनंद के स्रोतों को पाने के मतलब आनंद प्राप्त करने के रास्ते कोई बंद नहीं, इतने सारे उनके पास होते हैं कि वो हर छोटी चीज में खुशी को ढूंढ लेते हैं। उद्दाम जीवन के वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, और इसी खुशी के वहाँ आप गाने को सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग कितनी लोकप्रियता से कितनी खुशी के साथ गानों को गाते हैं। तो यह हमारा जो पाठ है गीत, ये भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है, और इससे आपको संस्कृत से रूबरू करवाया गया है कि हमारे देश में किस तरीके के गीत गाए जाते हैं। और जो गीत अपनी भाषा अपनी बोली के हर प्रांत के अलग, वो लोकगीत कहलाते हैं। और उनका पर्टिकुलर कोई साज कोई सामान जरूरी नहीं है कि उस भाषा में उसको ऐसे गाना है, लेकिन उनका अपना एक लोकप्रियता अलग है, उसका एक मजा अलग है। वो लोगों के हृदय को छूने वाले होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी भाषा के होते हैं, अपनी उनकी बोली होती है, और वो जीवन की दिनचर्या से जुड़े हुए गाने होते हैं, जिसको लोगों को समझने में बहुत आसानी होती है और लोग उसको बड़ी आसानी से सोच और समझ पाते हैं। धन्यवाद। लेसन को पढ़िए और ध्यान से समझिए।